प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सन्नी कुमार आपका VGS क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। कहा जाता है ना, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्यों पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर निशाना, साधो अपनी मंजिल को, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। तो चलिए आज हम लोग सोशल साइंस के 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह किसने कहा था? तो यह कथन जो है वह मेटरनिक का है। मेटरनिक यहाँ पर गलत है लिखा हुआ, मेटरनिक का है। और मेटरनिक का जो काल माना जाता है, मेटरनिक युग, वो माना जाता है 1815 से लेकर के 1848 ईस्वी तक। और आपको ये भी ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया है वियना कॉन्फ्रेंस यानी वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में, यानी कि नेपोलियन युग का अंत होने के साथ ही यूरोप में मेटरनिक युग की शुरुआत हो जाती है। यानी नेपोलियन युग की जो माना जाएगा वो 1804 से 1815 तक था। अंतोगत्वा वाटरलू युद्ध में नेपोलियन की जैसे ही पतन होती है मेटरनिक युग की शुरुआत हो जाती है। मेजनी के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। मेजनी जो था वो कार्बोनरी दल से संबंधित था और इसने दो संस्थाएं बनाई जो महत्वपूर्ण रूप से, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पहला यंग इटली और दूसरा यंग यूरोप। यंग इटली की स्थापना इन्होंने 1831 ईस्वी में किया था और यंग यूरोप की स्थापना 1834 ईस्वी में किया था। इटली के एकीकरण में इनका अतुलनीय योगदान था, काफ़ी ज़्यादा योगदान था इनका। उसके बाद गैरिबाल्डी के बारे में भी आपको जानना है। गैरिबाल्डी जो था वो पेशे से नाविक था, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है और इनका भी योगदान इटली के एकीकरण में था। अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। लुई फिलिप के बारे में भी दूसरा प्रश्न देखने से पहले जान लेते हैं। लुई फिलिप जो था वो फ्रांस के राजा थे और ये कब बनते हैं? 1830 ईस्वी में, जब चार्ल्स 10 का पतन हो जाता है। 1830 की क्रांति के बाद यह वहाँ के राजा बनते हैं और यह अपना प्रधानमंत्री जो है वो गीजो को बनाते हैं। उसके बाद इनका कार्य हो जाएगा 1830 से लेकर 1848 तक कार्यकाल, और 1848 ईस्वी के बाद इनका भी जो है पतन हो जाता है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला प्रश्न है यंग यूरोप नामक गुप्त जो भूमिगत समाज की स्थापना किसने की? यानी ये यंग यूरोप की बात कर रहा है, तो यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण कैसे हुआ? तो ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण जो हुआ एक लंबी प्रक्रिया के बाद हुआ। जब आप लोग देखते हैं ब्रिटेन के बारे में, तो यहाँ पर ये इंग्लैंड पड़ता है, उसके ऊपर जो है ये स्कॉटलैंड है और इंग्लैंड से सटा हुआ ही वेल्स है, और इधर जब हम देखेंगे तो यह आयरलैंड पड़ता है, उसका ऊपरी हिस्सा नॉर्थ आयरलैंड का पड़ता है। तो ये हो गया आपका इंग्लैंड और ये हो जाएगा आपका स्कॉटलैंड। ये हो जाएगा वेल्स। ये पड़ता है रिपब्लिकन आयरलैंड और यह उत्तरी नॉर्थ आयरलैंड पड़ता है। उत्तरी आयरलैंड। तो ये तो इंग्लैंड हो गया।
जब इंग्लैंड और वेल्स ये दोनों मिलता है तब बनाता है ब्रिटेन। उसके बाद ध्यान में रखना है कि जब इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड ये मिल जाता है तो बनाता है ग्रेट ब्रिटेन। और फिर जब इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड के साथ नॉर्थ जो आयरलैंड है, नॉर्थ आयरलैंड ये मिल जाएगा तो फिर बना लेगा ये यूके, जिसको हम लोग कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम। आप पूछ रहे होंगे कि भारत में जो राज करने वाली जो थी वो कौन था, यूके था या ब्रिटेन था या ग्रेट ब्रिटेन था। तो हमारे यहाँ जो ब्रिटिश शासन चली उसमें ये पूरा था, यानी कि हम कह सकते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन ने हमारे ऊपर जो है शासन किया, यानी ग्रेट ब्रिटेन ने भारत के ऊपर शासन किया था, उसमें नॉर्थ आयरलैंड नहीं था। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। ये मेट्रो रेल सेवा के बारे में बता रहा है। तो मेट्रो रेल सेवा जो हम देखेंगे तो सबसे पहले कलकत्ता में चली, तो कलकत्ता और दिल्ली इसका सही आंसर होगा। जबकि वर्तमान में अभी दिल्ली और मुंबई में भी चल रही है, यानी वर्तमान में देखेंगे तो लगभग अधिकांश जगह जो है वो मेट्रो सेवा उपलब्ध है। लेकिन आपके किताब के अनुसार कलकत्ता एवं दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, यानी कि ये पहले की है। अभी तो पटना में भी, बिहार की राजधानी पटना में भी मेट्रो जो है अब शुरू हो चुकी है। बिहार वासियों के लिए अच्छी बात है। अगला प्रश्न है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो प्रथम स्थान हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ हो जाएगी, मुंबई में ही जो है भारत का फाइनेंशियल कैपिटल भी है, वित्तीय राजधानी। आगे है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। तो मेढक के प्रजनन को जो नष्ट करने वाला रसायन है उसका नाम है एड्रीन। एड्रीन एक प्रकार का रसायन है जो मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है बेल्जियम में डच भाषी समुदाय की आबादी कितना प्रतिशत है। तो इसको ध्यान में रखना है कि बेल्जियम में देखेंगे जब, तो बेल्जियम में 59% जो लोग हैं वह बोलते हैं डच भाषा, याद रखना है। उसके बाद बाकी का जो 40% लोग हैं वो बोलते हैं फ्रेंच भाषा, और जो 1% के आसपास हैं उसी में जर्मन वगैरह भाषा बोलते हैं। तो याद रखना है, ये प्रश्न पूछा गया है कई बार। तो बेल्जियम में डच भाषी समुदाय की आबादी कितना % है, तो 59% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे है श्रीलंका में बहुसंख्यक जो सिंगली भाषी जो लोग हैं वो जो है किस धर्म को मानते हैं, ये ध्यान में रखना है। तो वो लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, ठीक है, और इसको याद रखना है। जबकि हिंदुस्तान में हम देखेंगे तो बहुसंख्यक आबादी किसकी है, हिंदुओं की है, या भारत की बात है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कौन है, ईसाई बहुसंख्यक है। और जब हम पाकिस्तान को देखेंगे तो यहाँ पर मुस्लिम की आबादी जो है वो बहुसंख्यक है। आगे है संघवाद की विशेषता क्या है। तो संघवाद की विशेषता जो है वो शक्तियों की बंटवारा है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। तो उस समय हमारे देशों में सड़कों की कुल लंबाई 1.4 लाख जो है किलोमीटर में जो है हमारा सड़क जो है उसका फैलाव था, बहुत कम था उस समय। आगे, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में शुरू हुआ। वो दशक 1970 का दशक था। धीरे धीरे अलग अलग जगहों पर जो है उभार देखने के लिए मिलता है, और वही जा कर के आगे चल कर के वो संपूर्ण क्रांति जो बिहार के अंदर शुरू होता है और पूरे भारत में फैल जाता है 1974 में, और फिर 75 में देश के अंदर आपातकाल लग जाती है। तो यह जो 70 का दशक था उसमें बहुत चीज़ परिवर्तन देखने के लिए मिलता है भारत की, खास तौर पर राजनीति में।
अगला प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो भारत में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो किए थे उसका नाम था जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है और इनको जेपी भी कहा जाता है। और ये कहाँ के रहने वाले थे? कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो यह सारण के रहने वाले थे, ये भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। एक बार तो ये भी प्रश्न पूछा गया था कि इनकी पत्नी का क्या नाम है, तो ये भी ध्यान रखना है कि इनकी पत्नी का नाम है प्रभावती देवी, ये भी ध्यान में रखना है। और कब हुआ था वो पटना में जो रैली हुई थी, कब हुई थी? 5 जून 1974 ईस्वी को वो ऐतिहासिक रैली हुई थी। और कहा जाता है उसी के बाद जो है देश के अंदर जो है उसके बाद इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाती है और फिर जाकर के जो है चुनाव होती है। और चुनाव होने के बाद 77 में जनता पार्टी की सरकार पहली बार बनती है, जिसमें मोरारजी देसाई देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखना है। आगे प्रश्न है कि भारत में 1977 ईस्वी के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? तो अभी बताए हैं कि जनता पार्टी को बहुमत मिला था। और इसमें बहुत बड़े बड़े नेता जो है वो जो चुनाव हार गए थे, बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग चुनाव वहाँ पर हार गए थे। उस समय वो मूवमेंट ही अलग मूवमेंट देखने के लिए मिला था पूरे भारत में। और इस समय जो है प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? तो मोरारजी देसाई बनते हैं। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। उसके बाद अगला प्रश्न में देखते हैं, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? यहाँ देखना है प्रश्न को गौर से, किससे संबंधित नहीं है? तो अंगूर से पेड़ के काटने की अनुमति से, आर्थिक शोषण के से मुक्ति से, शराब के विरुद्ध आवाज से, कांग्रेस पार्टी के विरोध से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी के विरोध से। ये सब संबंधित है, बाकी इसमें क्वेश्चन पूछा है कि संबंधित नहीं है, इसलिए हो जाएगा कांग्रेस पार्टी के विरोध से। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे है, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? यहाँ भी प्रश्न वही है कि कौन संबंधित नहीं है। तो जाति प्रथा का उन्मूलन, भूमिहीन गरीब किसान की उन्नति, दलित सेना का गठन, औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दलित सेना का गठन। इसमें याद रखना है कि दलित पैंथर्स के बारे में, दलित पैंथर्स का जो स्थापना होता है वो 1972 में होता है। और कहाँ होता है? महाराष्ट्र के अंदर होता है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे महेंद्र सिंह टिकैत। यह जो भारतीय किसान यूनियन है, भारतीय किसान यूनियन जिसको शॉर्ट में कहा जाता है BKU, इसकी स्थापना होती है 1986 ईस्वी में होती है। अभी वर्तमान में इसके जो नेता हैं वे राकेश टिकैत हैं। इसमें एक चीज़ और याद रखना है आप लोगों को, ये याद रखना है कि अखिल भारतीय किसान संगठन जो था, अखिल भारतीय किसान सभा, उसकी स्थापना कब हुई थी? ये याद रखना है आपको, 1936 में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था आंध्र प्रदेश के अंदर। और आंध्र प्रदेश में आपको याद रखना नेल्लोर जिला था, वहीं पर यह आंदोलन जो है शुरू हुआ था, जो आंध्र प्रदेश के अंदर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? लोकतंत्र का प्राण, तो यह राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार लगभग आते ही रहता है ये प्रश्न, जिसको भी आपको ध्यान में रखना है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? चुनाव तो लड़ता ही है, सरकार की आलोचना भी करता ही है, प्राकृतिक आपदा में राहत, ये भी कोई ऐसे होते हैं नेता जो करते हैं, लेकिन अफसरों की बहाली नहीं करते हैं। अगर यह
ये करते तो पता चलता है इनका जितना भी रिलेटिव है, जितना दोस्त महिम है, सबको यह जो है सरकारी नौकरी धरवा देते। यह कौन करता है? तो यह जो स्वतंत्र निकाय है वो करता है, या जो सरकारी निकाय है जैसे है यूपीएससी, बीपीएससी, ये सब जो है करता है अफसरों की बहाली, ना कि राजनीतिक दल करता है। यहाँ पर दे दिया नहीं करता है, इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे है, भारत में बैंकिंग क्षेत्र में कौन सी संस्था सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी संस्था है भारतीय स्टेट बैंक, जिसको एसबीआई कहते हैं। आइए जानते हैं एसबीआई के इतिहास के बारे में। तो याद रखना है, पहले जो बैंक हुआ उसका नाम था बैंक ऑफ कोलकाता। इसकी स्थापना जो होती है वो 1806 ईस्वी में होती है। उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे, इसकी स्थापना जो होती है 1840 में होती है। उसके बाद बैंक ऑफ मद्रास, इसकी स्थापना 1843 ईस्वी में होती है। तीनों मिलकर के 1921 ईस्वी में बन जाता है इंपीरियल बैंक। और फिर आज़ादी के बाद 1955 ईस्वी में यही बनता है 1955 ईस्वी में यही बन जाता है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये भी आपको ध्यान रखना है कि एसबीआई का जो मुख्यालय है वो पड़ता है मुंबई के अंदर। तो इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? पाकिस्तान के अंदर है, भारत में भी है, बांग्लादेश में भी है, ब्रिटेन में नहीं है। तो ब्रिटेन में याद रखना है कि 2 दलीय व्यवस्था है वहाँ पर। कौन व्यवस्था है? 2 दलीय व्यवस्था है। 2 दलीय व्यवस्था में कौन है? एक है कंजर्वेटिव पार्टी, और दूसरा जो पार्टी है वो है लेबर पार्टी। तो वहाँ पर 2 पार्टी है, 2 दलीय व्यवस्था है, जबकि भारत के अंदर बहुदलीय व्यवस्था है। पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है। आगे है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? तो यहाँ गठबंधन वहीं होगा जहां पर बहुदलीय व्यवस्था होगा, यानी कि इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ग। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। आगे है, किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक जो है वो नहीं है? तो यहाँ पर है राजनीतिक स्थायित्व की बात हुई है। तो यहाँ पर सभी दलों के द्वारा सरकारों को रचनात्मक सहयोग देना, किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ कर देना। तो इसका सही आंसर यही होगा, किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ कर देना यानी हटा देना। तो यहाँ पर स्थायित्व की बात कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? राजनीतिक दलों की चुनौती नहीं है। आप देखिए ध्यान से। पहला है कि राजनीतिक दलों के भीतर समय पर सांगठनिक चुनाव नहीं होना, ये तो एकदम चुनौती ही है। बहुत ऐसे पार्टी है जो अपने आपको जो है अपने भीतर सांगठनिक चुनाव करवा पाती है। दूसरा है, राजनीतिक दलों में युवाओं और महिलाओं की उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलना, ये भी चुनौती ही है, क्योंकि अभी तक जो है कई ऐसी पार्टी है जिसमें युवाओं और महिलाओं को खास करके जो है प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। तीसरा है, राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखना, ये तो रखती ही है। यही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ग, क्योंकि पूछा है यहाँ पर राजनीतिक दलों की चुनौती नहीं है। चौथा जो ऑप्शन है, विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना, ये भी एक प्रकार का चुनौती ही है, यानी क ख घ ये चुनौती है, लेकिन ये चुनौती नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ग। आगे है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून जो है वो सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। और ये याद रखना है कि 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, इसे 85 में जो हुआ था, इसी के द्वारा जो है यह कानून बना था। और इस समय जो भारत के प्राइम मिनिस्टर थे उसका नाम था राजीव गांधी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
आगे है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह, यानी मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा दिया जाता है? तो राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा, प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, निर्वाचन आयोग, या इसी को हम लोग कहते हैं चुनाव आयोग। तो याद रखना, निर्वाचन आयोग रहेगा या चुनाव आयोग रहेगा, वही किसी भी राजनीतिक पार्टी के जो है वो चुनाव चिन्ह भी देती है और उसको मान्यता भी देने का काम है, वो किसका है? चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, यह दोनों नहीं है, यानी राष्ट्रीय जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी, यानी इसको कहते हैं आरजेडी और एलजेपी, यह दोनों पार्टी जो है यह राष्ट्रीय दल नहीं है। आपको ध्यान में रखना है, वर्तमान में 6 ऐसे दल हैं जो राष्ट्रीय पार्टी हैं। 6 दल कौन कौन है जो राष्ट्रीय पार्टी हैं वो भी मैं लिख देता हूँ। पहला आपको ध्यान में रखना है भारतीय जनता पार्टी, यानी बीजेपी, जिसकी स्थापना 1980 के अंदर होती है। दूसरा आपको रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस यानी कि INC, जिसकी स्थापना 1885 में होती है। तीसरा आपको याद रखना है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, मार्क्सवादी यानी कि ये भी ध्यान में रखना है, इसमें CPIM, जिसकी स्थापना होती है 1964 के अंदर। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जिसकी स्थापना 1984 के अंतर्गत होती है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है पांचवा आम आदमी पार्टी, जिसकी स्थापना 2012 के अंदर होती है। और छठा आपको रखना है ध्यान में नेशनल पीपुल्स पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, यानी जिसको NPP कहते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी 2013 के अंदर हुई थी। तो चलिए, तो इस प्रकार से इसमें इसका हो जाएगा कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो राष्ट्रीय जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी, यह दोनों राष्ट्रीय दल नहीं हैं। तो कुल मिलाकर अभी वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो 6 राष्ट्रीय दल हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे है कि जनता दल यानी यूनाइटेड, जिसको हम कहते हैं JDU, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? ये 1999 में हुआ था, ठीक है। जिसके अभी प्रमुख नेता कौन हैं? तो प्रमुख नेता हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उस समय पार्टी को बनाने में जो है शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, ये सब लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जबकि अभी वर्तमान में इनके नेता कौन हैं? तो नीतीश कुमार हैं। चलिए आगे चलते हैं कि भारतीय पूंजी बाजार का मुख्य अंग कौन है? तो यह हो जाएगा प्रतिभूति बाजार हो जाएगी, जिसको इसका मेन जो काम रहता है वो निवेशक जो होते हैं, जो निवेश करते हैं, उसके हितों की रक्षा करना। और इसका जो है मेन काम करता है सेबी, और सेबी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मुंबई के अंदर। इसको भी ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास के लिए कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु जो पुनर्वित्त प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? तो यह नाबार्ड है। इसके बारे में ध्यान रखना है। नाबार्ड का फुल फॉर्म भी एक बार पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई थी।
और ये भी ध्यान रखना है कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो मुंबई के अंदर है। इसमें इसके बारे में भी याद रखना है, भारतीय रिजर्व बैंक, यह जो है बैंकों का बैंक इसको कहा जाता है, बैंकों का बैंक, और इसका भी मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई के अंदर है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे है कि किस क्षेत्र को अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, तो यह हो जाएगा कृषि क्षेत्र। इसमें 3 क्षेत्र के बारे में आपको ध्यान में रखना है। एक प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आ जाता है कृषि, द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आ जाता है उद्योग, और तृतीयक क्षेत्र के अंदर आ जाता है सेवा, यानी तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इसमें ध्यान में रखना है, कहा गया है कि किस क्षेत्र को अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे है कि बिहार में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितना है। अभी जो सहकारी बैंक है उसकी कुल संख्या पूछा है, तो यह ऑप्शन 25, 30, 35, 40 ऑप्शन ये गलत है। अभी वर्तमान में बिहार के अंदर 23 जो है कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। तो सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1904 ईस्वी में हुआ था। आपको ध्यान में रखना है 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन। किसके समय हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय। उसके बाद ध्यान में रखना है 1906 ईस्वी क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, और कहाँ होती है, ढाका के अंदर। और ढाका क्या है, बांग्लादेश की राजधानी है, बांग्लादेश की राजधानी है, देश की राजधानी है। इसको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1907 में क्या हुआ था, कांग्रेस के अंदर टूट हुई थी, कांग्रेस के अंदर टूट हुई थी, जिसको हम कहते हैं सूरत विभाजन। इसमें कांग्रेस जो था 2 धड़ा में बट गया, एक को कहते हैं गरम दल और एक को कहते हैं नरम दल। और गरम दल में कौन कौन थे, तो गरम दल में थे कौन कौन, तो लाल, बाल, पाल। तो तीनों के बारे में याद रखना है। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। इसको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद याद रखना है 1911 में दिल्ली दरबार आयोजित की जाती है। आयोजित होती है। उसके बाद याद रखना है आपको 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है। इसी में जो है कांग्रेस के जो नरम दल होता है और गरम दल दोनों एक हो जाता है, और उसके बाद जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग इसके बीच भी समझौता होता है, इसके बीच समझौता हो जाता है। ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो 1969 ईस्वी में हुआ था, और उस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये भी ध्यान रखना है। और उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का जो अंतिम प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी
किस शहर को कहा जाता है? तो जो भारत की वित्तीय राजधानी है वो मुंबई को कहा जाता है। यानी आप ध्यान में रखना है कि फाइनेंशियल कैपिटल, फाइनेंशियल जो कैपिटल है वो किसको कहा जाएगा? तो मुंबई को कहा जाएगा, ठीक है ना। या वित्तीय राजधानी अगर कहा जाएगा तो वित्तीय राजधानी कौन सी है? तो मुंबई है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि कुछ भी मेहनत हुआ है आपके लिए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे चल कर के ऐसे ही ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए मिलेगा यहाँ पर। और मैं जल्द आ रहा हूँ आपके लिए मैथ का सेशन लेकर के। जो टॉप 50 प्रश्न है उसको मैं करवाऊँगा। और मेरे टीम में जितने भी लोग हैं वो भी धीरे धीरे क्लास लेना अब शुरू करेंगे। तो आप लोग अधिक से अधिक इसको शेयर करें। और जितने भी लोग देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आप आज का जो सेशन रहा वो कैसा रहा। धीरे धीरे आपको अलग अलग जो है सेशन, जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसकी श्रृंखला आप लोगों के बीच देखने के लिए मिलेगा। चलिए इतना ही कहकर मैं आज के लिए यहीं पर क्लास ख़त्म करता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट दिन एक नए अंदाज में एक नई क्लास को लेकर के। धन्यवाद।